हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का। मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके लेक्चर नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं लग रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कितनी बार बोलो, बार बार एक ही बार बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब अलजेब्रा वाला जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। जो आपका यूनिट 2, क्या पढ़ना है यूनिट 2 में? आपको पढ़ना है पहला चैप्टर यूनिट 2 का है रिलेशन। दूसरा चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है द ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इन सारी चीजों को डिस्कस करना है। इसके बाद में क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। और कोई बात आती है इस वाले चैप्टर में? फिलहाल इतना ही। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट 2 में। तो बेहतर है, जैसे अलजेब्रा रिलेशन वगैरह तो हम डिस्कस करेंगे ही। रिलेशन तो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है आपका, आसान है। इसके बाद जब ग्रुप्स स्टार्ट होंगे वहां से चीजें थोड़ी सी कठिन होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा कठिन तो होंगी, है ना। और जैसे इसके बाद में हमारी कोसेट लैग्रांज थ्योरम वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, परेशान मत हुई, सब कुछ डिस्कस होगा पूर्ण तरीके से। तो हम फिलहाल आते हैं रिलेशन पे, है ना। रिलेशन चैप्टर नंबर 1 जो है आपका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 2 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7। क्या है हमारे पास? रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने 12th या 11th में जरूर ही पढ़ा होगा कि सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीजें, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये सब कुछ पढ़ा होगा। अब जरा ध्यान दो, सेट। चलो सेट की बात कर दी है तो सेट से ही स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट बोल। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब समझिए तो क्या। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि देयर इज नो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मतलब किसी भी टाइप का इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। अब इसका मतलब क्या हुआ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया सेट ऑफ दोज स्टूडेंट, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, set up those student in class whose are tall, whose are tall। ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट इन क्लास whose are tall, जो कि क्या है? टॉल। वो सारे स्टूडेंट का कलेक्शन जो कि क्या है? टॉल। तो हम क्लास में तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर क्लास में हम जाएंगे तो वहां पे हम बता सकते हैं कि जो क्लास में सबसे ज्यादा टॉल बच्चे हैं उनका कलेक्शन एक बना लो, और उस कलेक्शन को हम क्या कह देंगे? सेट कह देंगे। ये तो नॉर्मली होगी, है ना। तो अच्छा, इस तरीके से डेफिनेशन सेट की सबको आती है, इतना मैं मान के चलता हूँ, है ना। अदरवाइज फिर अगर इसको भी 12th लेवल पे डिस्कस करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब इसकी कुछ फॉर्म होती थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एक डिस्क्रिप्शन मेथड। अब जैसे इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये हमारा कैसा मेथड हुआ? डिस्क्रिप्शन। बड़ा सा लिख दिया हमने ना, डिस्क्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। और दो मेथड हमारे पास और होते हैं, एक होता है हमारे पास रूस्टर मेथड और एक होता है रूल मेथड।
एक होता है हमारे पास रूस्टर मेथड। रूस्टर मेथड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये वाली रूस्टर मेथड। और एक हमारे पास होता है रूल मेथड। ये तीन टाइप की जो क्लासिफिकेशन होती है सेट को लिखने के तरीके। जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड में ये लिख दिया, जैसे मैं मान लो ऐसा लिखता हूँ कि ऑल द एलिमेंट व्हिच आर, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने कि वो सारे यक्स आ रहे हैं, वो सारे यक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज कहाँ से, वन से तो बड़ी है, वन से तो छोटी नहीं हो सकती, वन से बड़ी है, और 50 से इक्वल या फिर छोटी, वो सारे यक्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, मान लो एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो ये होता है रूल मेथड कि सेट के अंदर एक हमने रूल डिफाइन कर दिया और उसको रूल मेथड की हेल्प से हम लिख रहे हैं। रूस्टर मेथड में होता है कि एलिमेंट को लिख दो, जैसे 1 2 3 डॉट 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 50 तक ऐसे एलिमेंट इसके अंदर लिख दो, तो ये हमारे पास रूस्टर मेथड में सेट लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है कि इस तरीके से, जैसे सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट इन क्लास हु आर टॉप, है ना, जो कि लंबे बच्चों का कलेक्शन हम बना दे, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। सेट समझ में आया, अगर ना समझ में आया हो तो फिर और सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सेट हमको नहीं लगता कि सेट में और एग्जाम्पल्स की जरूरत है, क्योंकि जो पूछा जाएगा ना हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा। अब बेसिकली ये चीज तो बड़ी आसान थी जो हम लोगों ने पढ़ के आए और पढ़ भी लिया, थोड़ा सा देख लिया कि क्या होता है बेसिकली सेट हमारा। अब सेट के बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ सेट क्या हुआ। आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, परेशान नहीं होना है, देखना है। टाइप्स ऑफ सेट क्या होगा हमारे पास, दो तरीके के सेट, आइदर फाइनाइट होगा, समझना आपको, आइदर फाइनाइट होगा या फिर कैसा होगा हमारे पास इनफाइनाइट होगा। या तो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। अब देखो, फाइनाइट सेट हमको पता है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के हैं उनको हम काउंट कर सके तो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। जैसे इसके अंदर कितने नंबर है ऑफ एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। जैसे मॉड लिखते हैं, मॉड ए, जो ये मॉड रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, कार्डिनलिटी। क्लियर, ओके। अब देखो, ऐसे सेट के नंबर जो हम काउंट ना कर सके, बहुत सारे सेट हो सकते हैं, लाइक नेचुरल नंबर 1 2 3, ये सारे सेट को हम क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं, इनफाइनाइट नंबर। होल नंबर 1 2 3, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे इंटीजर नंबर, इसमें क्या आएगा, 0 +-1 +-2, इस तरीके से। ये वाला हमारा होता है इनफाइनाइट। रियल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट है, रियल नंबर सारे ही आ जाएंगे, है रियल नंबर में कौन आएगा, रेशनल आएगा, यूनियन इरेशनल सारे आ जाएंगे। इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट, है ना। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये वाला, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये वाला, इसको हम बोले सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल, इरेशनल नंबर का सेट, ये सारे एग्जांपल है ले लो भाई। ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। और भी बन सकते हैं इनफाइनाइट सेट के बहुत सारे। इवन नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल, सेट ऑफ इवन नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर, बेसिकली वो डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके के जो भी सेट आएंगे वो सारे के सारे इनफाइनाइट होंगे। और फाइनाइट सेट क्या होंगे, जिनकी कार्डिनलिटी कुछ फाइनाइट हो, यानी एन नंबर तक जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब बेसिकली सिंगलटन सेट हमारा क्या, ये आपका जो चैप्टर है ना, जितना सिलेबस आपके चैप्टर में है, जो कोर्स में है, मैं वही सारा डिस्कस करूंगा। मैं सेट पे डिस्कस करूँ तो 3 4 लेक्चर ले सकता हूँ, ये समझ लीजिए आप। अब हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज सिंगलटन सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस वाले सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो हम क्या लिखेंगे, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। देखो, अ सेट कंसिस्टिंग, consisting of only one element, only one element,
ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, उस वाले सेट को हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट। क्लियर। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हमारे पास सिंगलटन सेट को, जैसे ए सेट है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, ये मान लो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसके अंदर, इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंगलटन सेट। के बाद आपके में आता है कि व्हाट इज अ नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट, नल सेट होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो उसको लेट्स नल सेट कहते हैं। अ सेट, देखो अ सेट which a set which contains no element, which contains no element, a set which contains no element is called null set, is called null set। तो क्या होता है नल सेट, नल सेट कहो, कुछ लोग इसको वाइट सेट बोलते हैं एंड कुछ लोग इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, तो परेशान नहीं होना है ना, नल सेट लिखा हो या वाइट सेट लिखा हो या एम्प्टी सेट लिखा हो एक ही बात होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये बॉक्स बना दो खाली रहे, या फिर कुछ लोग इसको फाइव करके भी लिखते हैं कि एक भी एलिमेंट है ना फाइव, तो उसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल बना दिया, ए इज इक्वल टू ले लिया, ए इज इक्वल टू वो सारे एक्स में लेके आ रहा हूं जहां पे एक्स स्क्वायर पे हमारे पास ऑड है, वो सारे एक्स जहां पे एक्स स्क्वायर ऑड है। जरा देख, क्या एक्स का स्क्वायर करने पे वो ऑड आएगा, अगर आप थ्री का स्क्वायर करोगे तो नहीं आ जाएगा, ये आ सकता है। अगर आप मान लो सेवन का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। इस तरीके से वो सारे एक्स लाने हैं। अब मान लो एक्स में ले लेता हूँ, कितने हैं एक्स की मैं रेंज यहाँ पे बांध देता हूँ, जैसे एक्स को लेना है तुम्हें टू से लेके एक्स आएगा तुम्हारे पास एट तक, और एक्स ओनली क्या हो सकता है, इवन। एक्स हमारे पास इवन है, देखो समझो यहाँ पे एक्स कोई इवन नंबर है, टू से लेके एट तक कितने नंबर होते हैं, टू फोर सिक्स एट, टू से लेके फोर तक इवन ही होते हैं। जरा इनका स्क्वायर करो, टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, एट का स्क्वायर, यह जाएगा फोर, यह जाएगा 16, यह जाएगा 36, यह जाएगा 64, ऐसे आएंगे। ये सारे सारे इवन है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा हमको एक्स नहीं मिला जो इसके अंदर आ रहा। इसका मतलब ये जो सेट हमने डिफाइन किया है ए, ये हमारे पास नल सेट है, डेफिनेट। समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो अगर कोई और एग्जांपल तुमको लेना है तो ऐसा ले लो, हमने एक सेट डिफाइन, वो सारे एक्स, रूल हमने डिफाइन कर दिया, एक्स की पावर अंडर रूट एक्स इज अंडर रूट एक्स इज रियल, ऐसा हमने डिफाइन कर। और एक्स की चॉइस हम क्या ले रहे हैं, एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है, एक्स की चॉइस है हमारा -1 -2 -3 -4, एक्स की चॉइस ये वाले नंबर है। अब जरा ध्यान दो, एक्स हमारे पास -1 -2 -3 -4 है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रूट लिखोगे, रियल आना चाहिए ना, रूट ऑफ एक्स, रूट -1, रूट -2, रूट रूट -3, रूट -4, यह आ जाएगा हमारे पास आई, यह जाएगा हमारे पास 2i, यह आ जाएगा हमारे पास रूट -2i, इसको लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर मिल रहा है जो रियल है नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसी तरीके से सेट को हम एम्प्टी दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे और एक एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट जैसे मान लो हमारे पास कोई इतना बड़ा डिब्बा है, और उस डिब्बे से हमने ये सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है, तो हमने क्या किया, ये वाली आंख, ये इमोजी है ना, ये वाली आंख, ये आंख ए है, ये आंख बी है, ये सी है, तो ए बी सी जो है हमारे पास ये डिब्बे के अंदर डिब्बे, इनको हम बोलेंगे सबसेट। मतलब ये बड़ा है
और उसके अंदर से ये आ रहा है, जैसे ए, इस तरीके से ए हो गया सबसेट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए डैश मान लिया इसको क्योंकि ये हमने इधर ले लिया ना, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से बड़े बॉक्स से छोटे छोटे बॉक्स आपका निकालना सबसेट कहलाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है जैसे इफ एवरी एलिमेंट, हम डिजाइन कैसे करते हैं, लिखो यहाँ पे इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, if every element of a set A, of a set A, if every element of a set A is an also element of set B, then A is a called subset of B. यहां समझ आई बात, मतलब ये जो है बी का सबसेट कहलाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन है इस सबसेट का साइन, क्या है सबसेट का साइन, मतलब जैसे हम लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए के अंदर जा रहा है तो कह रहे जितने एक्स ए में है ना वो सारे के सारे एक्स बी के अंदर भी आएंगे, तब हम जाके कहेंगे बी जो होगा, ये जो होगा इज अ सबसेट ऑफ ये बी का सबसेट। दैट मीन्स बी जो होगा वो बड़ा सेट होगा, बी जो होगा वो बड़ा सेट होगा और ए जो होगा वो छोटा सेट होगा, छोटा भाई है ना, छोटा भाई होगा। अब देखो समझो, एक ही वाला काम हमने यहाँ पे आपको समझाया था कि जैसे एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर डिब्बे, वो सारे के सारे डिब्बे वो बड़े वाले डिब्बे के क्या हो जाएंगे, भाई भाई यानी हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे दूसरी बात होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आया, जैसे मान लो कोई एलिमेंट ए अगर ए सेट में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाई करेगा वो वाला ए बी में भी बिलोंग करेगा, इफ ये इज अ सबसेट ऑफ बी, तब ये कंडीशन हो। यहाँ से एक कंडीशन और निकल के आती है कि ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए हमको ए जो कि बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयर इज एन एलिमेंट ए which does not belongs to B, तो ए इंप्लाई करेगा ए जो होगा वो ए के अंदर भी नहीं जाए। समझ में आ गया कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली भाई बड़े वाले सेट के अंदर अगर वो एलिमेंट नहीं है तो छोटे वाले सेट के अंदर कैसे जा सकता है, ऐसे समझ में, तो वो ए के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर, ओके। दूसरी बात है इक्वलिटी ऑफ टू सेट, देखो यहाँ पर इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ सेट या फिर कहते सकते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट का बोलो। अब जरा ध्यान देखो, अगर ए सेट बी सेट का सबसेट हो जाए और बी सेट ए सेट का सबसेट हो जाए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, यहाँ से हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। ऐसे समझ सकते हो, लिखवाने की जरूरत है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी भी हमारा सबसेट है ए का, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4, सेम सेम सेट यही बी ले लो, तो हम कह सकते हैं ये बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, और ये कंडीशन है ए को बी के इक्वल भी होना पड़ेगा। तो बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर देखो ये वाला जो साइन होता है, दिस साइन इज अ सबसेट, इसका मतलब क्या होता है कि ए के जितने मेंबर है, ए के अंदर जितने मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर बी के अंदर होंगे। क्लियर, और यहाँ पे लिखा है इक्वल, प्रॉपर सबसेट में इक्वल लगा है, इसका मतलब ए जो है बी के इक्वल भी हो सकता है, बट प्रॉपर में क्या होगा, ये इक्वल वाला साइन हट जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये वाला जो साइन होता है ये वाला प्रॉपर सबसेट का साइन। क्लियर और नोट। इसके बाद आ जाओ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे करते हैं सेट का। जैसे मान लो कोई दो सेट ए और बी, उसका यूनियन हमको डिफाइन करना, तो यूनियन के अंदर ये होता है कि एक सेट का मेंबर हो दूसरे सेट का मेंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यूनियन में वो सारे एक्स आते हैं, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू एक्स इन ए सच डेट
या फिर ये कह लो x बिलोंग्स टू बी, ऐसा होता है। ये यूनियन भी इस तरीके से डिफाइन होता है, x सच दैट वो सारे x या तो a के ले लो या फिर x b के आएंगे। जैसे मान लो हमको a बराबर एक सेट डिफाइन करके दिया है, क्या 2, 3, 4 हमारे बुक का एग्जाम्पल है। b इक्वल टू एक सेट डिफाइन किया है, b a b c, 1, 2। तो हमको जब इसका यूनियन बनाना होगा तो क्या बनेगा, x के सारे एलिमेंट आ जाएंगे या b के सारे एलिमेंट, मतलब जो कॉमन है हमको एक ही बार, कॉमन तुमको क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 है ना, 2 कॉमन दिख रहा है बस। तो जैसे हमारे पास 1, 2 कॉमन है, 3, 4 और a b c यूनियन ये पूरा बन जाएगा। मतलब x के सारे मेंबर आ जाएंगे, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, लेकिन वो सिंगल टाइम आएगा। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, यहाँ पे लिखते हैं सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा यूनियन हुआ। इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारे x आते हैं, या तो x a से भी आएगा एंड x b से भी आएगा। मतलब इंटरसेक्शन में होता है, अगर x a के अंदर है ना तो कंफर्म है x b के अंदर भी होना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन अगर इन्हीं दो सेट में देखें तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आप देख लो क्या है, 2। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा जो कि कॉमन है, जो कि इसके इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिजाइन करे। समझ में आई बात कि नहीं है? अगर आ गई है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमको दिया गया है लाइक ए सेट है हमारे पास ए बी सी, और हमारे पास बी सेट एक दिया गया है 1, 2 कॉमन। अब जरा देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में बी कॉमन, तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा हमारे पास, ओनली बी। ये बात समझ में आई? ये इंटरसेक्शन भी हमारा क्या डिफाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ बी डिफाइन। बट अगर ए यूनियन बी हमको डिफाइन करना है तो बी तो आएगा ही आएगा, साथ में ए के जितने मेंबर बचे हुए हैं वो आ जाएंगे, और बी के जितने मेंबर बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। ये हमारा यूनियन हो गया, ये हमारा इंटरसेक्शन। क्लियर और नोट? अगर एक हम सी यहाँ पे डिफाइन कर लें, 2, 3, 4 ऐसा, अब कहें कि ए इंटरसेक्शन सी बता, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए के अंदर ए बी सी है, सी के अंदर 2, 3, 4, नथिंग इज कॉमन, पाई जाएगा। ए यूनियन सी बता, कुछ नहीं, सारे लिखते ए के जितने मेंबर है और सी के जितने मेंबर है सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस सेट। कॉम्प्लीमेंट कहो या फिर डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट कहो या डिफरेंस सेट, इसका मतलब क्या होता है, इसको इसका नोटेशन आप लोग देखिएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर से लिखते हैं मजा नहीं आता। जरा ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट जैसे कहीं कहीं पे तुमको सेट ऐसा लिखा मिलेगा कि तुम्हें ए से बी को माइनस करना या बी से ए को माइनस करना। इसका मतलब होता है यक्स सच डेट, यक्स ए के अंदर से आ रहा है और वो सारे यक्स आ रहे हैं ए के अंदर से जो यक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहे, डेट मीन्स बी से बाहर कर रहा हूं मैं। ऐसे इसमें यक्स, वो सारे यक्स बी के अंदर से आ रहे हैं और वो सारे यक्स ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। चाहे आप लिखो ए माइनस बी, और चाहे इसका कुछ लोग नोटेशन इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि ए से बी आप माइनस करो, इस तरीके का। ये स्लैश इस वाला होता है, इसको ऐसे मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ये नोटेशन गलत है, ये सही है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट, और दूसरा सेट हमारे पास है जिसमें 2, 4, 6, 8, दूसरा सेट है बी, इसके अंदर 2, 4, 6, 8। तो अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो ए के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, तो वो लिखने, ए के अंदर के वो सारे एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। अब जरा देखो, बी के एलिमेंट ए में कौन कौन से हैं, 2 है, 4, बी का 2 और 4 एलिमेंट, बी का 2 और 4 एलिमेंट है।
तो 2 4 को नहीं लिखना है हमको, 1 को लिख लेना है, 3 को लिख लेना है, 5 को लिखना है, ए माइनस बी हो गया। समझ में आया नहीं? बी माइनस ए अगर हमें डिफाइन करना है तो हमको क्या लिखना है, वो सारे बी के एलिमेंट लिखने हैं जो ए के अंदर नहीं है। ए के अंदर देखो 2 4 इसका भी है, बी के एलिमेंट 6 और 8 ही ऐसे एलिमेंट है बी में जो हमारे ए के अंदर नहीं है। तो दैट मीन्स 6 और 8 ये हमारा इस तरीके से डिफाइन है। जैसा पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यू चैप्टर में, तो पूछा जाता था, अब इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद आता है हमारे पास कार्टीजन। कार्टीजन क्या होता है हमारे पास सेट का? कार्टीजन प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताता है। कार्टीजन प्रोडक्ट लिखो, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट क्या? अब कार्टीजन प्रोडक्ट से क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास लेट कर लो ए कामा बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। अगर ए कामा बी हमारे पास कोई दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन कार्टीजन प्रोडक्ट। देन हम क्या डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी मेंबर लेने सच डेट ए हमारा ए के अंदर से बिलोंग करेगा, बी हमारा कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। जैसे कोई मेंबर मान लो ए कामा बी ले लो, कैसा, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे तुमने ए डिस्टेंस चली, वाई एक्सिस पे तुमने बी डिस्टेंस चली, बी और ये कहीं यहाँ पे मैच हुआ, ए कामा बी। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। समझ में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनका कलेक्शन होता है हमारे पास के कार्टीजन प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गया है तो रिलेशन की डेफिनेशन डिफाइन की जाए। नाउ वी आर मूविंग टू रिलेशन। आ जाओ, अब यहां से आपका चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो स्टार्ट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू रिलेशन। अब रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है? रिलेशन देखो, रिलेशन होगा तो अगर कोई दो सेट है हमारे पास, है ना, देखो अ रिलेशन ए टू बी, अ रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इसी सेट को हम रिलेशन कह रहे हैं, जैसे एस कोई सेट है, इसको हम रिलेशन कह रहे हैं, इसको सबसेट होना पड़ेगा ए क्रॉस बी का, तब इस रिलेशन कोई ना कोई डिफाइन करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। नहीं समझ आया? मतलब रिलेशन ये होता है, मतलब किसी भी सेट को हम कहेंगे वो रिलेशन है, रिलेशन रख रहा है, तो कब रखेगा, अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए बी, उनके जो कार्टीजन प्रोडक्ट है वो वाला सेट उसका सबसेट हो जाएगा ना, तो फिर हम कहेंगे कि यस जो है वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर ए बी हमारे पास कोई दो गिवन सेट है तब हम कहेंगे अ रिलेशन ए टू बी। कब कहेंगे, इफ इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब जाके रिलेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मान लो कि कोई दो मेंबर है एक्स वाई और वो आर से, आर क्या है, रिलेशन, आर रिलेशन से आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई रिलेटेड है आपस में, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। समझ में आया? ये नोटेशन है, ये नोटेशन हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी कराएंगे, परेशान ना हो। ये क्या है, नोटेशन। तो रिलेशन क्या होता है, ए टू बी, रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस क्या होना चाहिए, कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तब जाके वहां पे रिलेशन डिफाइन होगा। और अगर एक्स वाई हमारे आर से मेंबर आ रहे हैं ना, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये हमारे पास क्या आता है, नोटेशन आता है। क्लियर और नॉट? जैसे अब रिलेशन को तुम्हें समझाना है तो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हमारे पास ए इज इक्वल टू है, हमको यहाँ पे दिख रहा है 2,3,5,6, तो अब बताओ, देन अगर मैं बोल दूं अगर मैं बोल दूं देन, यहाँ पे लिखो देन 2 is related to 2 and 2 is related to 6 and 2 is related to 5, नहीं यहाँ पे लिख दो 3 is related to 3 comma 5 is related to 5 comma 6 is related to 6। तो हमारे पास एक रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक
2, 2, 6, 3, 3, 5, 5 और 6, 6। क्या ये रिलेशन बनेगा? देखो बेसिकली होता क्या है, जब रिलेशन की बात हम करते हैं तो किसी भी रिलेशन को तब कहते हैं जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाता है। जैसे हमने कहा ये 2 क्रॉस 2 2 से रिलेटेड है, तो 2 से रिलेटेड है तो हम इसको 2, 2 लिख सकते हैं, और 2 इज रिलेटेड टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 इज रिलेटेड टू 6 ऐसे लिख सकते हैं। 3 इज रिलेटेड टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। 5 इज रिलेटेड टू 5 ऐसे लिख सकते हैं। 6 इज रिलेटेड टू 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आर जो है रिलेशन डिफाइन करेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। मजा आया या नहीं? बताओ बताओ, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद हमारे पास एक आता है टर्म इक्विवेलेंस रिलेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों ने पढ़ना है। रिलेशन क्लियर हुआ? इसमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बहुत यूज करूंगा कि अगर x, y r से आ रहे और रिलेटेड है आपस में तो लिखेंगे x इज रिलेटेड टू y। क्लियर और नाउ? ठीक है, आ जाओ दूसरा। अब हम डिफाइन करता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होती है। पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी हमारे पास क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्शन रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। तीसरी होनी चाहिए हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड है तो उस वाले रिलेशन को हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी में एक और आता है हमारे पास, लाइक सिमेट्रिक हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया, और एक एंटी सिमेट्रिक भी आता है इसमें, है ना? यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा बीच में एक एंटी सिमेट्रिक। फिलहाल इसको मैं देख लेता हूँ क्या होता है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगा। देखो, अगर हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हम कैसे देखेंगे? रिफ्लेक्सिव होगा इफ एंड ओनली, दोनों तरफ से x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x इन ए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x का रिलेशन x के साथ होना चाहिए, और जितने x हमारे सेट के मेंबर से आ रहे हैं सबके साथ। मतलब सेट के हर एक मेंबर का खुद से रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जैसे कोई सेट लिखते हैं 1 2, उसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। अब जाके हम काम कर पाएंगे। ये बात समझ में है? अभी कोई एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि देखो, इसमें इफ एंड ओनली इफ लिखा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते हो कि दोनों तरीके से, अगर एक्स एक्स से रिलेशन है, एक्स का एक्स से रिलेशन है, वो सारे एक्स जो ए से आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव है तो एक्स का एक्स से रिलेशन होगा। क्लियर? और दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली कह रहा है अगर एक्स का रिलेशन वाई से है तो ये बताएगा कि वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होगा, जहां पे एक्स कमा वाई दोनों के दोनों मेंबर। ट्रांजिटिव हमें यह बताता है इफ एंड ओनली कि अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई हमारा जेड से रिलेटेड है तो इंप्लाई करेगा एक्स इज रिलेटेड टू जेड हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, ये क्लियर कर लेना। एक और आता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पर लिख लो एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर हमारा एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड y इज रिलेटेड टू x, अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है तो ये इंप्लाई करेगा x को y के इक्वल होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अगर x हमारा y से रिलेटेड है और y हमारा x से रिलेटेड है तो x को y को इक्वल होना पड़ेगा, और कोई संभावना नहीं है इसके पास। अब हम इसके करते हैं एग्जाम्पल कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमारा हो गया। अब हम कैसे जाने, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करें? एप्लीकेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ बताते हैं। अब लिखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछ रहे। पहला क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम्पल में होगा या तो एक्सरसाइज में होगा। दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल
या सेट लिखा, सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन, सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन, सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन इन अ प्लेन। दूसरा, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन इन अ प्लेन। तीसरा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है हमारे पास, इन तीनों से हम देखते हैं कि कैसे हम शो करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले एग्जाम्पल के लिए हमको तीन चीज चाहिए। सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहता है इफ एंड ओनली, डेफिनेशन हर बार लिखना है, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, कब एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए। इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन समझते हो आप लोग, ये लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे हमें बीसी लाइन ड्रॉ की, इस पे ये लाइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो हर लाइन, जैसे परपेंडिकुलर लाइन में कौन सी समस्या आएगी बताओ, ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव बताओ होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान। क्या हर एक लाइन, जैसे ए लाइन है हमारे पास कोई भी, ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन लिख लो, सेट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट, यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब जरा ध्यान दो कि स्ट्रेट लाइन, एक लाइन अपने ही लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सोच के बताओ, क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, जैसे मान लो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, कब कहते हैं, अगर x का रिलेशन y के साथ एंड y का, तो ये इंप्लाई करेगा y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। तो x यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर, तो ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे देखो, उसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, अभी बताते हैं, समझिएगा। तो कि अगर x कोई लाइन है y के परपेंडिकुलर है, तो क्या इंप्लाई करेगा y परपेंडिकुलर होगा x के। जरा ध्यान दो, जैसे प्लेन में कोई लाइन है, जैसे ये x लाइन है, ये y लाइन, y जो है x पे परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली अगर मैं x को इस तरीके से बना दूं, y को ऐसे बना दूं, तो तुमको दिख रहा होगा x जो है वो y पे परपेंडिकुलर है। तो ये वाली सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक यहाँ से हमारा डन हो गया। अब देखो रिफ्लेक्सिव, क्या यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, परपेंडिकुलर वाला, यानी रिलेशन जो डिफाइन है वो रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर वाला। x क्या x के परपेंडिकुलर होगी फॉर ऑल x इन ए, ये आपको सोचना। जैसे मान लो हमारे पास x लाइन है, तो क्या x ये खुद के परपेंडिकुलर होगा। रिफ्लेक्सिव तो स्पेसिफाई नहीं कर रही, हमको तो नहीं लगता, आपको लगता है तो बताओ। अगर x हमारी खुद लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, एक लाइन अपने ही परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। पैरेलल अगर कहो तो मैं बात मान सकता हूँ, यहाँ लाइन पैरेलल हो सकती है। क्लियर, कैसे चेक करना है, ठीक है। थर्ड केस, थर्ड केस हमारा बताता है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में क्या कहता है कि अगर x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से, तो इंप्लाई करना चाहिए कि x का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ में, z के साथ। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास रिलेशन डिफाइन है परपेंडिकुलर लाइंस का, x इज परपेंडिकुलर टू y, y इज परपेंडिकुलर टू z, तो क्या इंप्लाई करेगा x परपेंडिकुलर होगा z के। बताओ, अगर x लाइन है x और x और y परपेंडिकुलर है, बना दिया, और फिर कह रहा y और z परपेंडिकुलर, बना दिया, फिर z है y z परपेंडिकुलर, x और y परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन x और z, ये ऐसे ऐसे बना लो, एक ही में बना लो। छोड़, देखो y हमारी x पे परपेंडिकुलर है, अब कह रहा y z पे परपेंडिकुलर है कर दिया। तो अब x और z तो हमने पैरेलल बना दी, x और z कैसे बनाते,
पैरेलल बना दी, पैरेलल हो गई, क्या दोनों परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ट्रांसिटिविटी तो फेल करेगा। इसके बारे में सोचो भाई, इसके बारे में, क्या हर लाइन अपनी ही लाइन के परपेंडिकुलर होगी? क्या इसको बार बार ऐसे खड़ा करोगे, इस लाइन को ऐसे? नहीं, नहीं सोच सकते, सोच के बताना, कमेंट करके बताओ, क्या हर लाइन अपने ही लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? फिर मैं बताता हूँ। सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन, इसमें भी ऐसे ही सोचना है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसमें भी ऐसे ही सोचना है जैसे तो। दूसरा, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन, हमने कहा कि x इज पैरेलल टू x फॉर ऑल x इन ए। ये अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात देखो, ये फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि अगर x y के पैरेलल है एंड y z के पैरेलल, तो क्या इंप्लाई करेगा? x लाइन z के पैरेलल होगी, देख लो बना के, x y z, x y z, x देखो y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। तीसरी बात, ये तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया ना, ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब जैसे हमने कहा कि अगर x लाइन y के पैरेलल है तो क्या इंप्लाई करेगा y x के पैरेलल होगा? देखो, ये हमारे पास x, ये y, दोनों आपस में पैरेलल है, यहाँ से सिमेट्रिक भी होगा। तो मतलब क्या होगा? सेट ऑफ पैरेलल लाइन हमारा क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन में। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास ये बन गया। अगर बन गया है तो बेहतर है। अब बताइए, कोई समस्या हो तो बताओ, डाउट हो तो बताओ। ट्रायंगल वाला आप सोच के आना, इस पे बेस्ड मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूँ। ट्रायंगल वाला होम लोन, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है? होम लोन। नेक्स्ट मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पे आपको जाना है, पेज नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है आपका गिवन है, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर कैसे दिया गया है? रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है। ए इज रिलेटेड टू बी, कैसे डिफाइन करके दिया गया है? ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे देखो, ए इज रिलेटेड टू बी, यार यहाँ पे सेंसर कुछ गड़बड़ करता है। ए इज रिलेटेड टू बी if and only if a minus b is an even integer, if and only if a minus b is even, ये हमको डिफाइन कर। अब कैसे इसको सोचेंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिलेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, आराम से सोचना, जरा ध्यान दो। हमारे पास सेट किसका है? इंटीजर का। अब इंटीजर का सेट पहले लिख लो, 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होते हैं, प्लस माइनस 3 होता है। रिलेशन है ये इस तरीके से रिलेटेड है बी से कि a माइनस बी क्या हो जाए? इवन नंबर आ जाए। जैसे हम कहेंगे a इज रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा तो गड़बड़ हो गया। देखो डेफिनेशन अगर आप सही से लगाओगे और रीड करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना भी टफ नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए एक्स इज रिलेटेड टू एक्स इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स इन ए। अब कह रहा है कि जैसे एक्स का हर एक मेंबर इसके साथ रिलेटेड है कि नहीं, आपको ये बताना है। अब जैसे हमको पता है, जैसे, और इसमें रिलेशन लगाना कैसे है कि x माइनस एक्स करना है, क्योंकि हमारे पास डिफाइन है देखो रिलेशन a माइनस बी सही हो, एक्स माइनस ये एक्स करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो कैसा होता है? इवन होता है या ऑड होता है? जीरो इज इवन, जीरो होता है इवन, तो ये वाली बात सेटिस्फाइड। कोई भी एक्स लेके आओ, अब जैसे 1 लेके आ जाओ, 1 माइनस 1 करोगे जीरो, कहोगे नहीं सर माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 ले आओ, माइनस माइनस प्लस 1 जीरो, माइनस 2 ले आओ, माइनस माइनस प्लस 2 जीरो, ये सारे इवन हो जाएंगे, तो ऐसे रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाइड। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक समझो, जैसे कह रहा है सिमेट्रिक में कि अगर x का रिलेशन y से है तो ये कह रहा है y का रिलेशन x से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया?
कि हमारे पास एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या है, इवन है। तो क्या ये इंप्लाई करेगा वाई माइनस एक्स भी इवन होगा? ये आपको थिंक करना है। अगर y माइनस एक्स भी इवन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है उसी तरीके से तो काम करना पड़ेगा। अगर x माइनस वाई मेरे पास क्या है, इवन, x माइनस वाई, तो जरा ध्यान दो, x माइनस वाई इवन, ये इवन गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, y माइनस एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई इवन। अब ये वाला टर्म तो इवन है हमारे पास, इवन। अब देखो इवन के साथ में निगेटिव आ गया, तो हमारे सेट में निगेटिव इंटीजर भी तो प्रेजेंट है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई। समझ में आया बात, नहीं है? तो सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर देखो ट्रांसिटिव, आ जाओ ट्रांसिटिव, थर्ड वन। ट्रांसिटिव कहता है कि अगर x का रिलेशन y के साथ में है और y का रिलेशन z के साथ में है, तो आपको बताना है कि x का रिलेशन z के साथ में होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब जरा देखो, यहाँ पे x माइनस वाई, ये है इवन, और हमको क्या गिवन है, दूसरा यहाँ से हमको गिवन है y माइनस जेड, ए भी इवन है, ए इवन है, ए इवन, ई फॉर इवन, ठीक है। हमको दिखाना है कि x माइनस जेड हो जाए इवन, कैसे दिखाएंगे? क्या हम लिख सकते हैं x माइनस जेड को इस तरीके से, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड? अभी बता रहे हैं क्यों लिखना। दोनों को काट देंगे तब भी तो x माइनस जेड ही बचेगा, इसको एक ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर दो। अब जरा हमको पता है ये वाला इवन है, यहाँ से ये वाला इवन है, तो यहाँ से पता चल गया ना x माइनस जेड हमारा क्या हो गया, इवन। अब ये इवन हो गया, x माइनस जेड का इवन होने का मतलब क्या हो गया, x हमारा रिलेटेड हो गया जेड से, x जेड से रिलेटेड हो गया, तो हो नहीं गया भाई साहब ट्रांसिटिव। क्लियर और नॉट? ये हमारे पास हो गया ट्रांसिटिव। समझ में आया कि व्हाट्स द ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे देखते हैं और उसकी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कांग्रेस मॉडल आता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात आती है इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हो। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कांग्रेस मॉडलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके ग्रुप, जहां से आपको बहुत मजा आने वाला है। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर आपको लग सकता है रिलेशन वाला, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही घुमाओगे ना। कांग्रेस मॉडल थोड़ा सा आसान भी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए। कोई भी